तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। तो पहले हम लोग देख लेते हैं चैप्टर में हम लोग पढ़ना क्या क्या है। पहले से देखिए वास्तविक संख्या, इसमें हम लोग पहले पढ़ना है कि वास्तविक संख्या होती क्या है और उसमें कुछ प्रमेय है जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसके बारे में जानना है। और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ये सब इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये सब पढ़ना है। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर द एंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो पहले देखिए वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक संख्या के बारे में जानना जरूरी है। बेसिक संख्या मतलब जैसे देखिए हम लोग को पहले ये बताना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये सब जानना जरूरी है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वे होती है जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं, जैसे 1, 2 जो कि स्टार्ट 1 से स्टार्ट होती है, जैसे हो गया 1, 2, 3, ये सभी संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें बस 0 ऐड कर लीजिए। जैसे 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रही थी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, इसमें 0 ऐड कर लीजिए। 0 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या भी आ जा रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं। देखिए प्राकृतिक संख्या है जो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जा रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। बट तो जो प्राकृतिक संख्या है उसमें अगर 0 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या भी आ जा रही है, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, उसमें 0 ऐड कर दिए हैं, तो उसके अंदर ही क्या है, प्राकृतिक संख्या भी आ जा रही है। तो पूर्ण संख्या को हम लोग बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या भी उसके अंतर्गत आ जाएगी। इसके बाद आता है तीसरा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक देखिए क्या होता है, पूर्णांक में हम लोग का निगेटिव भी आ जाता है, जैसे ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है, 0 भी आ जाता है और धनात्मक भी आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए -3 आ गया, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो पूर्णांक के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगी, प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगी, पूर्ण संख्या भी आ जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें धनात्मक भी है, 0 भी है और ऋणात्मक भी है। तो धनात्मक मतलब प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, 0 ऐड कर दिए तो पूर्ण संख्या भी आ जाएगी, निगेटिव हो गया तो पूर्णांक आ जाएगी। तो पूर्णांक के अंदर तीनों आ जाएंगे। पूर्णांक के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, पूर्ण संख्या आ जाएगी और पूर्णांक तो आ ही जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अलग से एक होती है क्या, परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वो होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, पहला कंडीशन। दूसरा कि p पूर्णांक होना चाहिए और q भी क्या होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए। p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि जो हम लोग का नीचे का q है वो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हो गया। और थर्ड जो है कंडीशन कि p और q क्या होना चाहिए, सअभाज्य होने चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, सअभाज्य होने चाहिए। देखिए सअभाज्य होने का मतलब है कि p का जो क्या हो, p का जो गुणनखंड करें और q का गुणनखंड करें तो उनमें कोई भी कॉमन चीज़ ना हो, कोई उभयनिष्ठ चीज़ ना हो। मतलब सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो एचसीएफ आना चाहिए, मतलब मस वो 1 के बराबर आना चाहिए। अब शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि एचसीएफ क्या है, मसा क्या होता है। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग को आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो सब पढ़ना है। बस अभी ये जानते रहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगला कंडीशन है कि p और q आपस में सअभाज्य होने चाहिए, मतलब उनका जो एचसीएफ है 1 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, परिमेय संख्या में सभी संख्याएँ आ जाती है, प्राकृतिक भी आ जाती है, पूर्ण संख्या भी आ जाती है और पूर्णांक भी आ जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि परिमेय के अंतर्गत सभी संख्याएं आ जाती है। तो इसको हम लोग बना के ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि इसके अंतर्गत सभी आ जा रही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग सबको ले लेते हैं। अगला आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या।
अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्याएं वे होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिख सके। जैसे परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय को नहीं लिख सकते हैं, तो इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, ऐसे बोल सकते हैं, नहीं लिखा जा सके। तो परिमेय संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या मतलब जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिख सके। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो हम लोग ये समझ गए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, फिर परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 जिसे गिन सकते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है कि प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्णांक क्या होता है कि निगेटिव ले लें, 0 ले लें और पॉजिटिव तीनों ले लें तो पूर्णांक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है? हाँ, हो सकती है कि नहीं? तो नहीं हो सकती। देखिए, पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाएगा, तो क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। लेकिन क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? हाँ, ये होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में कुछ भी आए वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। अगला है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती है? तो हाँ, होती है, क्योंकि पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या आ जाती है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती है। लेकिन क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है? तो ये नहीं होता है, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। इसी तरह देखते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है? तो हाँ, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, क्योंकि जो सभी पूर्ण है वो पूर्णांक में आ जाएगी, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होते हैं। और परिमेय में सभी आ जाएंगे, और अपरिमेय संख्या मतलब इनसे अलग हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? जब हम लोग परिमेय और अपरिमेय दोनों को साथ में लिखते हैं, परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या, जब दोनों को साथ में लिखते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। जब दोनों को कंबाइंड करके साथ में लिखा जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। तो आगे आप लोग देख सकते हैं, जो अभी हम लोग जिस डिफिनीशन पे चर्चा की है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो गिनने वाली संख्या है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 एक बार देख सकते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको हम लोग n से दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इसे n से दर्शाते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होल नंबर, वो संख्या जो कि शून्य के साथ साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं जब आ जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसे W से दिखाते हैं, होल नंबर मीन्स W। इंटीजर मतलब पूर्णांक क्या होता है, तो जिसमें निगेटिव भी आ जाए, 0 भी आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए, उससे क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इसको I से दिखाते हैं, I मीन्स इंटीजर। इसके बाद आता है रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होना चाहिए? P और Q आपस में क्या होना चाहिए? सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य। ठीक है, और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? तो इसे कैपिटल Q से दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा आ जाए कि सीधे N लिखा हो, W लिखा हो, I लिखा हो, Q लिखा हो, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, इसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो कि P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, इसे हम लोग Q डैश से दिखाते हैं। और लास्ट है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या अभी देखें कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं, एग्जाम्पल डिफिनीशन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वो होती है जो 2 से विभाजित हो। जैसे कि मान लीजिए आपका 2 खुद है, 2 को 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और मान लीजिए 0 है, 0 को 2 से विभाजित करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। 4 है, ये भी 2 से कट जाएगा। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। और इसे 2n के रूप में लिख सकते हैं। 2n का मतलब है, 2 का मतलब 2, n का मतलब है कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 0 1 2 ऐसे कुछ भी, लेकिन पॉजिटिव लेंगे।
निगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 2 इंटू अगर मान लीजिए 1 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 2 को विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, विभाजित है। तो जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। इसके बाद आती है विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर बोलते हैं। विषम संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 1 हो गया, 1 को 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो ये क्या है, विषम संख्या है। जैसे 3 हो गया, 3 को 2 से विभाजित करेंगे तो इसमें भी शेषफल 1 आएगा। तो ये भी क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या को 2n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2n-1 का मतलब है कि n मान लो हम लोग 1 लेते हैं, n का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 1 कम 2 और माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब 1 क्या है, एक विषम संख्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि विषम संख्या को 2n-1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना हो गया विषम संख्या। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो देखिए 1 से बड़ी जो संख्याएं होती है, पहला कंडीशन है कि 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और वो किससे कटे, वो केवल 1 से कटे, मतलब 1 से विभाज्य हो और खुद से विभाज्य हो। खुद से विभाज्य हो। विभाज्य होने का मतलब ऐसी संख्याएं जिसको 1 से भागा दिया जा सके, और ऐसी संख्या जिसे खुद से भागा दिया जा सके। अगर ऐसी संख्या है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 को केवल हम लोग 1 से काट सकते हैं और 2 को खुद 2 से काट सकते हैं, मतलब भागा दे सकते हैं। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य होगी, और किसी से तो कटने वाली नहीं है। तो जो संख्या केवल 1 से कटे और खुद से कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 है, 3 को 1 से काट सकते हैं तो 3 आएगा, 3 को खुद 3 से काट सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, जो कि खुद से कटे और 1 से कटे और किसी से ना कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अगला है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या ये होती है जो 1 से भी कटे, मतलब 1 से भी विभाज्य हो और खुद से भी विभाज्य हो, खुद से भी विभाज्य होनी चाहिए, और किसी और से भी, मतलब अन्य से भी। तो ऐसी संख्याएं जो कि 1 से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो और अन्य से विभाजित हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो 4 को हम लोग किससे काट सकते हैं, 4 को 1 से भी भागा दिया जा सकता है, 4 को 2 से भी भागा दिया जा सकता है, और 4 को 4 से भी भागा दिया जा सकता है। तो ये क्या संख्या है, एक खुद से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है और अन्य से भी, मतलब 2 से भी कट रही है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। मान लीजिए 6 है, तो 6 को 1 से भी भागा दिया जा सकता है, 6 को 2 से भी भागा दिया जा सकता है, और 6 को 6 से भी भागा दिया जा सकता है। तो ये संख्या क्या है, ये अपने से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है और किसी और से भी कट रही है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। अच्छा, इसमें आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि जो 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, इससे नीचे कोई संख्या नहीं है जो भाज्य है। 4 सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है ना। जैसे मान लीजिए आप 2 लिए, तो 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो ये तो भाज्य है नहीं। उससे बड़ा आता है 3, 3 भी भाज्य नहीं है, विभाज्य है। तो ऐसी संख्या जो अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, लेकिन 4 सबसे छोटी संख्या जो कि भाज्य है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं और कुछ और देखते हैं। अच्छा, अगला है अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझते हैं। देखिए ये क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलता है कि मान लीजिए आपके पास 2 पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, मान लीजिए आपके पास ए कोई पूर्णांक है और बी भी कोई क्या है, पूर्णांक है। अगर आपके पास 2 पूर्णांक है ए और बी, तो ए मान लीजिए कोई पूर्णांक है, बी भी कोई पूर्णांक है, तो ए को इस प्रकार से विभाजित, मान लीजिए ए क्या है, ए को, हाँ इसको सही से लिखते हैं, और मान लीजिए कि ए को बी से इस प्रकार विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है कि
कि इनका जो शेषफल है क्या है कि शेषफल क्या होता है, आर प्राप्त होता है, आर प्राप्त होता है। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि मान लीजिए ए और बी कोई पूर्णांक है, तो ए को अगर हम लोग बी से विभाजित करते हैं तो उसका शेषफल जो है आर प्राप्त होता है। और शेषफल जब आर प्राप्त होगा तो ये जो आर होता है, ये आर हमेशा के लिए बी से छोटा होगा और जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये बोलता है कि जो हम लोग का शेषफल आर आएगा वो आर हमेशा बी से छोटा होगा, मतलब जिससे भागा देंगे, और जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर होगा। ऐसा क्यों लिखा रहा है भाई? तो ये हमेशा क्या होगा, युक्ल विभाजन प्रमेय यही बोलता है कि अगर दो पूर्णांक हम लोग लिए हैं ए और बी को ए से विभाजित कर रहे हैं तो उनका शेषफल क्या आएगा, आर आएगा। और जो आर होता है वो हमेशा बी से छोटा होगा और जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप 5 लिए, इसको 2 से डिवाइड किए, ठीक है, 2 दूना 4 आ जाएगा, शेषफल 1। यही जो शेषफल है इसी को आर से दिखाते हैं। और जिससे भागा दिए हैं जो ये वाला है इसको हम लोग बी बोलते हैं, जिसमें भागा दिए हैं इसको ए बोलते हैं, और ये जो आता है भागफल इसको क्यू दिखाते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आर जो है, आर 2 से छोटा है कि नहीं, और दूसरी कंडीशन है कि 0 के बराबर है, फिर 0 से बड़ा हो सकता है, तो 0 से बड़ा है 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो युक्ल विभाजन प्रमेय यही बोलती है कि अगर दो पूर्णांक हम लोग लेते हैं ए और बी से ए को विभाजित करते हैं तो जो उनका शेषफल प्राप्त होता है वो बी से छोटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, जिसे देखिए जिसमें भागा देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। जैसे ए में बी से भागा दे रहे हैं तो ए क्या हो गया, भाज्य हो गया, और जिससे भागा देते हैं उससे हम लोग बोलते हैं भाजक। और जो आंसर आता है, जो क्यू आता है, उसको हम लोग बोलते हैं भागफल। और जो लास्ट में आता है ये वाला आर, इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो ए होता है भाज्य, बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल और आर क्या होता है, शेषफल। इसमें हम लोग देखिए इसको हम लोग सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। इसका मतलब है कि भाज्य बराबर, ये भाज्य है, भाज्य बराबर बी क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस में क्या होता है, शेषफल। चेक कर लेते हैं, सही है। जैसे यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हम लोग का है 5। हम लोग चेक करते हैं क्या ये सही में बराबर है। जैसे ए का वैल्यू 5 है तो इसका भी वैल्यू 5 आना चाहिए। अगर बराबर होगा तो हाँ ये दोनों बराबर है। तो बी क्यू प्लस आर, बी का वैल्यू कितना है 2, क्यू का वैल्यू भी कितना आया, यहाँ से देखिए 2, और प्लस में आर का वैल्यू कितना आया 1। तो 2 दूना 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। तो देखिए ए भी 5 आया, बी क्यू प्लस आर भी 5 आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस में आर। तो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो सिंपल जानिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि युक्ल विभाजन प्रमेय क्या है, तो सिंपल आप बताएंगे कि यदि हम लोग दो पूर्णांक लेते हैं ए और बी, और ए को बी से विभाजित करते हैं तो शेषफल जो हम लोग को प्राप्त होता है वो हमेशा बी से छोटा होगा और जीरो के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। तो ये अपने ये क्या है, युक्ल विभाजन प्रमेय। और इससे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए युक्ल विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपके पेपर में भी ऐसे आएगा, और उसमें सीधे सीधे बोला रहेगा किस मेथड से ज्ञात करना है, युक्ल विभाजन एल्गोरिदम से। तो इसका हम लोग हल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करना होता है कि पहले देखना होता है कि इसमें छोटी स्टेप वाइज चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं स्टेप में हम लोग पहले देखते हैं कि इनमें छोटी और बड़ी संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या है, 196 और 38,220। इसमें 38,220 क्या है, बड़ी संख्या है, तो इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं
स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भागा देते हैं। तो 38,220 में छोटी संख्या मतलब 196 से भागा देंगे। तो पहले कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो 196 आ जाएगा। घटाएंगे तो 12 में से 2 गया, 12 में 6 गया 6, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 बचेगा, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, और यहाँ से 2 उतर जाएगा। तो अगला जो भागा जाएगा लगभग 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा नहीं 9 बार जाएगा। तो यह आ जाएगा 6 9 54, 4 हाथ लगा 5, 9 9 81, 5 86, 6 हाथ लगा 8, 9 कम 9 8 17। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। इसको माइनस कर लेते हैं, 12 में 4 गया 8, और ये 15 में 6 गया 9, ये तो कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या उतरेगा 0। अब ये लगभग जाएगा आपका 5 बार, 5 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48, 8 लगा 4, 5 कम 5 9, 980 आ गया। देख रहे हैं, ये कट के 0 आ जाएगा। समझ में आया? तो स्टेप 1 में पहले चेक करेंगे कौन सी बड़ी संख्या है। स्टेप 2 में देखेंगे कि जो बड़ी और छोटी संख्या है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देंगे। और स्टेप 3 होगा, स्टेप 3 में हम लोग ये देख लेंगे कि जिस संख्या से भागा देने पर शेषफल 0 आ गया, जैसे 196 से भागा दिए सीधे शेषफल कितना आ गया 0। तो ऐसी संख्या जिससे भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे वही जो होता है, जो संख्या होती है जिससे हम लोग भाग देते हैं, भाग देने पर शेषफल 0 आता है, उसे हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, उसे एचसीएफ बोलते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा कितना आ जाएगा। तो कौन सी ऐसी संख्या जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया, तो ये वाली संख्या है, इसी से भाग देंगे तो शेषफल कितना आया है 0 आया है। तो अतः हम लोग का जो एचसीएफ आ जाएगा, जो हम लोग का एचसीएफ आ जाएगा, इस क्वेश्चन का पूछा यही ना कि एचसीएफ याद कीजिए, तो कितना आ जाएगा 196। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, बस भाग देने आना चाहिए आपको। और इसको एक और मेथड से लगा सकते हैं, इसको मान लेते हैं मेथड नंबर 1 है। ठीक है, तो ये 1 है। मेथड नंबर 2 क्या होता है, मेथड नंबर 2 है कि हम लोग जो इक्वल डिवाइजन एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं, तो ये फार्मूला यूज कर लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो मेथड 2 है कि इस फार्मूला को यूज करके सॉल्व करें, और मेथड 1 है कि सिंपल ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दोनों सही है, जिससे आपको अच्छा लगे। तो मेथड 2 पे चलते हैं। अभी ये क्या था, मेथड नंबर 1 था। मेथड 2 क्या बोलता है कि ये जो संख्या है जो अभी तक आया है, इसको इस फॉर्म में लिखिए, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस में आर के फॉर्म में लिखिए। ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ कि जो सबसे बड़ी संख्या है, इन दोनों में हम लोग सबसे बड़ी संख्या क्या थी 38,220, और बी का मतलब हुआ कि जिससे भागा देते हैं, मतलब छोटी संख्या, तो वो कितनी है 196 इंटू। क्यू का मतलब होता है कि जो भागफल आया है, भागफल इसमें कितना है 195, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे 195, प्लस में आर का मतलब होता है शेषफल, शेषफल कितना है 0, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0। तो देखिए ये ऐसी संख्या है जिससे भागा दिए हैं तो शेषफल कितना आया है 0 आया, तो अपना जो एचसीएफ आ जाएगा ये वाला आ जाएगा जिससे भागा दिया जाता है। तो जो एचसीएफ आता है वो कितना आ जाएगा 196। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 196। हम लोग एचसीएफ पूछा था, एचसीएफ निकल गया। मेथड 1 से भी जा सकते हैं, मेथड 2 से भी जा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, बोल रहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए किस मेथड से, इक्वल विभाजन एल्गोरिदम से। तो हम लोग पहले मेथड 1 पे चलते हैं। मेथड फर्स्ट क्या बोलता है कि पहला काम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, क्या चेक करेंगे कि कौन बड़ी संख्या है। तो 135 और 225 में कौन बड़ी संख्या है, तो 225 बड़ी संख्या है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं, मतलब 135 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 135 आ जाएगा, ये 0 होगा,
और 12 में से 3 गया 9, 1 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब शेषफल यहाँ पे 90 आया, तो जब शेषफल बचता है तो जिससे हम लोग भागा देते हैं, मतलब 135 से भागा दिए हैं, तो जो शेषफल बचा है उस शेषफल से फिर उसी संख्या में भागा देंगे जिससे पहले वाले से भागा दिए थे। मतलब जो पहले का भाज्य है, भाजक है, वो भाज्य बन जाएगा। तो अब हम लोग किस में भागा देंगे, 135 में 90 से भागा देंगे, तो कितनी बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, तो 90 कम 90, ये 5 और 13 में से 9 गया 4, 45 आ जाएगा। अब देखिए 90 से भागा दिए थे तो शेषफल 45 है, अब 45 से 90 में भागा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 दूना 90, एक कट पीट कर कितना आ गया 0। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 आपको पता है ना कि वे संख्या जिससे भागा देने पर शेषफल क्या आया हो, 0 आया। तो ऐसी कौन सी संख्या जिससे भागा देने पर शेषफल 0 आया, तो वो लास्ट वाली संख्या कितनी है 45। तो जिसका एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एचसीएफ अपना आ जाएगा 45, 45 अपना क्या आ जाएगा एचसीएफ। समझ में आया। पहले हम लोग को स्टेप 1 चेक करना है कि कौन बड़ी है और कौन छोटी संख्या है। स्टेप 2 में जो बड़ी संख्या है उसे छोटी संख्या से भागा देंगे, तब तक भागा देंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। जैसे शेषफल 0 हो जाएगा रुक जाएंगे। और स्टेप 3 में देखेंगे कि किस संख्या से लास्ट में भागा देने पर शेषफल 0 होगा, तो वही संख्या अपनी क्या हो जाएगी एचसीएफ। तो अपना एचसीएफ क्या आ जाएगा 45। और मेथड 2 भी चेक कर लेते हैं। तो मेथड 2 क्या बोलता है, मेथड 2 बोलता है कि इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फार्मूला है उससे लिख लेते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस में r। a का मतलब क्या हुआ, जिस संख्या में भागा दिए, मतलब जो बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या क्या है 225 है, और फिर जिससे भागा दिए 135 से भागा दिए हैं, कितने बार गया है पहले, तो 1 बार गया है। शेषफल कितना बचा है पहले बार में 90 बचा है, तो यहाँ पे 90 लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरी बार क्या करें हैं, 135 में 90 से भागा दिया गया है, तो 135 में हम लोग 90 से भागा दिए हैं इंटू 1 प्लस में, फिर इस वाले में शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 45। ठीक है, और फिर 45 से 90 में भागा दिए हैं, तो यहाँ पे 90 हो गया, 45 से भागा दिए हैं 2 बार में गया, शेषफल कितना है 0। अब जैसे 0 आ गया रुक जाएंगे। अब देखते हैं कि ये वाली जो संख्या है जहाँ से मतलब भागा देने पर शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, तो इस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 45। ठीक है, तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना क्या है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय को हम लोग को समझना है कि ये प्रमेय क्या बोलती है। ठीक है, देखिए ये प्रमेय बोलती है, इस प्रमेय का पहले हम लोग कथन लिख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कथन। तो इस प्रमेय का कथन क्या है इसको देख लेते हैं। इस प्रमेय का जो कथन है वो बोलता है, कलर चेंज कर लेते हैं। इस प्रमेय का कथन बोलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, हाँ लिखते रहिए आप लोग भी साथ में लिखते रहिए, क्या बोलता है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल नहीं गुणनखंड रहेगा, यहाँ पे गुणनखंड होगा। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड के आने वाले क्रम
क्रम को छोड़कर एक क्रम में अद्वितीय, एक क्रम में मतलब एक क्रम का मतलब है कि अद्वितीय होता है। अब आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि क्या लिख रहे हैं, है ना, तो समझ लेते हैं, एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है मतलब। देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये बोलती है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहले इतना तक समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है, इतना तक। तो देखिए, ये बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई भाज्य संख्या लेते हैं, अच्छा भाज्य संख्या क्या है अभी हम ऊपर बताएं। भाज्य संख्याएं वे होती है, कलर चेंज कर लेते हैं, भाज्य संख्या वे होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, जो कि खुद से कटे, मतलब 1 से कटे, 1 से विभाजित हो, और खुद से विभाजित हो, और किसी अन्य से विभाजित हो, तो उस वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो जैसे मान लीजिए आपका 4 है, 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। अच्छा 4 क्या था, 4 एक भाज्य संख्या है, बट 2 क्या है, 2 अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या नहीं होता है। फिर एक 2 है, वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ से हम लोग समझ में आ रहा है कि अगर कोई भाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 2 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, उनका गुणा किए हैं, तो 2 संख्या अभाज्य इंटू अभाज्य है, तो किसी भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में लिखा जा सकता है। पहला कंडीशन ये बोला। जैसे मान लीजिए आपके पास 6 है, 6 एक भाज्य संख्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, तो 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या। तो किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय बोलती है। तो यही बोल रही है कि कोई अगर भाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 4 भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। जैसे 2 × 2, तो 2 भी अभाज्य है, ये भी 2 अभाज्य है, तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिखा गया। जैसे 6 हो गया, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो ये पहला है, यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट था ये वाला बोल रहा था, तो इतना हो गया। अगला क्या बोला है कि तथा यह गुणनखंड के आने वाले क्रम को छोड़कर एक क्रम में अद्वितीय होता है। अच्छा, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, जिसे मान लीजिए 4 है, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, जैसे 6 है, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, या फिर 3 × 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय ये बोलती है कि कोई अगर भाज्य संख्या है उसको ऐसे गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, तो ये वो केवल क्या होगा, एक क्रम, जिसे बहुत सारे क्रम में नहीं होगा, केवल एक क्रम में होगा। जैसे 2 × 2 है तो 2 × 2 ही लिखेंगे, जैसे 6 है तो 2 × 3 इसको लिख सकते हैं, या फिर 3 × 2 लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जैसे कि अगर 6 का 2 × 3 है तो ये 2 × 3 केवल 6 का ही होगा। ऐसा नहीं कि अगर 7 का भी लिखना तो 2 × 3 लिख देंगे, तब तो गलत हो जाएगा। तो अद्वितीय का मतलब हुआ कि इसका कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। मतलब 2 × 3 है तो एक केवल 6 का है तो 6 का ही होना चाहिए, कोई दूसरा 7 का नहीं हो सकता, 8 का नहीं हो सकता। अद्वितीय मतलब, द्वितीय मतलब 2 दूसरा, और अ मतलब नहीं होना चाहिए, तो कोई अद्वितीय नहीं होना चाहिए। मतलब 6 का 2 × 3 अगर गुणनखंड है तो वो केवल 6 का ही होगा, वो 7 का नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 7 का भी 2 × 3 होगा, तो अद्वितीय होने का मतलब यही है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही बोलती है कि कोई अगर भाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और जो उनका क्रम होता है अद्वितीय होता है, मतलब किसी और का नहीं हो सकता। अगर 2 × 3 6 का है तो 6 का ही होगा, 7 का नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही बोल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। इस पर क्वेश्चन ऐसे आता है, अभी देखिए ऊपर हम लोग एचसीएफ ज्ञात किए हैं, लेकिन उसमें बोला था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके ज्ञात करना है। लेकिन अगर ऐसे सीधे दिया है कि नहीं एचसीएफ ज्ञात कीजिए और कुछ बोला नहीं कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो हम लोग जान जाएंगे कि ऐसे नॉर्मल लगाना है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे लगाना है, तो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले इन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 18 है तो मतलब 18 को क्या लिख सकते हैं, और 63 को क्या लिख सकते हैं। तो पहले आपको मान लीजिए नहीं पता है तो ऐसे अलग से इसको कर लीजिए। 18 को सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटिए, कितना बार कटेगा, 2 × 9 = 18,
फिर इसको सबसे छोटी संख्या से, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 3 के 9, फिर 3 3 से कटेगा, 3 1 का 3, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। इसके बाद है 63, 63 को भी काटिए, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 3 2 6, 3 1 का 3, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 7 7 से ही कटेगा, 7 1 का 7, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 7। अच्छा, पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ देखिए क्या होता है, एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जो एचसीएफ है, एचसीएफ का जो हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक, और जो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो संख्या दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में संख्या है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, 3 1 यहाँ पे कॉमन है, ये दोनों में है, और ये 1 और 3 दोनों में है, तो जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो ये पहला कॉमन है, तो 1 बार 3 इसको लिखेंगे, और 1 बार 3 और कॉमन है तो इसको लिखेंगे। तो कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो, तो 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9, तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलसीएम नहीं पूछा है, लेकिन मान लीजिए अगर आपसे एलसीएम भी पूछ दे, तब एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अच्छा, एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम देखिए जो चीज़ कॉमन है पहले तो उसको लिखेंगे, तो दोनों में से 2 to 3 कॉमन है तो इसको लिख लिए, फिर जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, जैसे 2 कॉमन नहीं है इसको भी लिखेंगे, 7 कॉमन नहीं है इसको भी लिख लेंगे, तो इसका गुणा करने में कितना आ जाएगा, 3 3 9 2 18 7 126, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 126, और एचसीएफ कितना आ जाएगा 9। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में हो, और एलसीएम का मतलब है जो दोनों में है उसको भी लिखेंगे और जो दोनों में नहीं है उसको भी लिखेंगे, और सबका गुणा कर लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला है। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि एचसीएफ A, B इंटू एलसीएम A, B = A × B। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना, इसको समझते हैं। देखिए इस फार्मूले का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 2 संख्या है, 6 है मान लीजिए और 4 है। ठीक है, ये 2 संख्या है। अब 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। ये कैसे आया, तो गुणनखंड करेंगे तो पता चल जाएगा कि इतना आएगा। ठीक है, और 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। 6 को 2 × 3 लिखें, 4 को 2 × 2 लिखें। इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ अभी ऊपर पढ़े हैं कि जो दोनों में चीज़ सेम हो, तो 2 जो है दोनों में है तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, तो जो सेम है पहले उसको लिखो, और जो बच रहा है ऊपर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, और एक नीचे 2 बच रहा है, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12। तो एचसीएफ का मतलब हुआ कि जो दोनों में सेम हो उसको लिखेंगे, एलसीएम का मतलब हुआ कि जो दोनों में सेम हो उसको भी लिखेंगे, और जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ किसका, 6 और 4 का, इसका मतलब है कि 6 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा, 2, और एलसीएम कितना आएगा, 6 और 4 का, तो एलसीएम दोनों का कितना आया, 12 आया। ठीक है, एचसीएफ 2 आया, एलसीएम 6 और 4 का 12 आया। अच्छा, एचसीएफ किसका, 6 और 4 का, अगर हम लोग गुणा कर लेते हैं आपस में, एलसीएम 6 और 4 से, तो एचसीएफ कितना आया था, 6 और 4 का 2 आया था, एलसीएम कितना आया था, 12 आया था। गुणा करने में कितना आ गया, 24 आ गया। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम का गुणा किया तो 24 आया। अच्छा, मान लीजिए अब इन दोनों संख्याओं को अलग अलग से गुणा करते हैं, मान लीजिए 4 × 6 करते हैं, तो ये भी कितना आ रहा है, 24 आ रहा है ना। तो मतलब एचसीएफ दोनों का अलग अलग लिए हैं और दोनों संख्या अलग अलग लिए हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या का अगर एचसीएफ हो, मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 4 ना होकर कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए ए और बी, ए बी मतलब कुछ भी हो सकता है, और एलसीएम उसी संख्या का, दोनों संख्या सेम होना चाहिए। ए बी का एचसीएफ और ए बी का एलसीएम जो होता है, इन दोनों संख्या के गुणा के, मतलब देखिए जैसे यहाँ पे क्या किए हैं, एचसीएफ लिए हैं इन दोनों संख्या का, एलसीएम लिए हैं इन्हीं दोनों संख्या का, और इन्हीं दोनों संख्या का जो गुणा किए आपस में बराबर आया। तो मतलब अंदर जो गुणा है वो कौन सी संख्या है, ए और बी है, इनका जो गुणा करेंगे
तो ये आपस में बराबर आता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी दो संख्या का एचसीएफ और दो संख्या का एलसीएम जो होता है उनका जो गुणा होता है और जो अलग अलग संख्या है उनका गुणा आपस में बराबर होता है। ये हम लोग यहाँ से प्रूव किए हैं कि दोनों संख्या के एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं और दोनों संख्या को गुणा किए आपस में, तो ये सब बराबर आ गए हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला यही कह रहा है कि अगर दो संख्या दी हुई है उन दोनों का एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए, अगर दोनों को गुणा करने पे ए और बी मतलब उन दोनों संख्या के बराबर आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है चैप्टर का कि मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों संख्या के गुणा के बराबर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से कुछ और फार्मूला आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको एलसीएम पता है और एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एचसीएफ किसका, ए और बी का, इसको क्या लिख सकते हैं कि इधर ए गुणे बी है, स्टार का मतलब यहाँ पे गुणा है, ठीक है, ए और बी। एलसीएम को क्या जिसे एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को भगाना पड़ेगा, एलसीएम इधर गुणे में तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए कामा बी का, ठीक है। और मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है ए कामा बी का और एचसीएफ आपको पता है, तो उस केस में क्या करेंगे कि ए गुणे बी तो दिया रहेगा, एचसीएफ को नीचे भगा देंगे, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, ए कामा बी का। तो दो और इम्पॉर्टेंट फार्मूले आ जाते हैं एक फार्मूले से, तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला इसलिए है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा इस चैप्टर में। तो इसमें बस यही बताया गया है कि अगर दो संख्याओं का अलग अलग संख्या है उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, तो ये सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये एक फार्मूला था, इसको आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि दो संख्या दी हुई है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और फिर जांच भी कीजिए कि क्या इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ से हल लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहले 26 और 91 है, ठीक है, 26 और 91 इनका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो आप लोग गुणनखंड करके देख लीजिएगा, इसका कितना आएगा, 2 गुणे में 13 आएगा, 13 दूना 26, और इसका आएगा 7 गुणे में 13, 13 7 91, ठीक है। तो पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या आता है, ये पहली क्वेश्चन है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, मतलब दोनों में जो सेम चीज़ है, तो जो 13 है दोनों में है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। एलसीएम क्या होता है, तो जो कॉमन है पहले उसको लिखो, मतलब जो दोनों में सेम है उसको लिखो, तो 13 दोनों में है और जो बच रहा है तो 2 बच रहा है, वहाँ से यहाँ से क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। तो गुणा करने में कितना आ जाएगा, 13 दूना 26 और 7 है, गुणा करके बताइए कितना आ रहा है। तो हम इसको कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं, 26 × 7, ये 182 आ रहा है, 182। एचसीएफ 13 आया, एलसीएम 182 आया। तो पहले तो हम लोग को इन दोनों को ज्ञात करना था, एचसीएफ और एलसीएम, ये ज्ञात हो गया। अब फिर दोनों को चेक भी करना है कि क्या इनका जो दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब है कि ये दोनों संख्या 26 और 91। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जांच, हम लोग को जांच करना है ना। तो जांच में क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या क्या है, 26 है, इंटू में कितना है, 91 है। तो ये कितना आ रहा है गुणा करने पे, 26 × 91 कितना आएगा, तो ये आएगा 2366। तो पहले दोनों संख्याओं को गुणा करना था तो गुणा कर लिए। अब एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा करना है, तो इसको भी गुणा करके देखते हैं, बराबर आता है तो इसका मतलब हम लोग का आंसर सही है, नहीं तो गलत होगा। तो एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182, 13 × 182। अच्छा, ये भी गुणा करने पे अपना क्या आ गया 2366। आप लोग देख सकते हैं ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अतः हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो चेक करना है वो भी क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः हम लोगों का आंसर क्या है, सही है। तो पहले हम लोग को चेक करना है कि एचसीएफ और एलसीएम कितना आएगा। तो पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लें, फिर दोनों को चेक करना है। तो दोनों का क्या संख्याओं का गुणनफल इतना आया और एचसीएफ इंटू एलसीएम भी इतना आया, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अतः एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात कर लिया और दोनों को चेक भी कर लिया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि 510 और 92, तो इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। तो 510 और 92, 510 को क्या लिख सकते हैं, तो मान लीजिए आपको नहीं पता था, अलग से इसको कर लीजिए। तो 510 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 दूना 4, यहाँ से 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 2 5 10, 2 5 10। फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 5 15। फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 5 कम 5, 5 7 35। फिर 17 से कटेगा, 17 5 85, नहीं 17 का 17 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 कम 17। अच्छा 510 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 को क्या लिख सकते हैं, इसी तरह 92 को भी देख लेते हैं। तो 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 3 6, और 23 का 23। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसका ज़रूरत नहीं है तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, इरेज हो गया। ठीक है, अब देखिए 510 का भी गुणनखंड आ गया, 92 का गुणनखंड आ गया। हम लोग चाहिए क्या, एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, दोनों में जो सेम हो। तो दो, बस केवल 2 ही ऐसा है जो दोनों में सेम है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो दोनों में सेम है, पहले उसको लिखेंगे। तो 2 दोनों में सेम है, फिर ऊपर से क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 17 बच रहा है। नीचे से क्या बचा, 1 2 ये वाला बचा, 1 23 बचा, तो 2 × 23, तो ये अपना एलसीएम आ जाएगा। इसको गुणा करके बताइए कितना आ रहा है। तो देखिए गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 30, 17 51, 510, ऐसे करके देख सकते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, तो ये अपना आ जा रहा है 23,460। ये आ जा रहा है 23,460। एचसीएफ पता हो गया, एलसीएम पता हो गया। अब हम लोग करना क्या है, अब हम लोग को जांच करना है। ठीक है, तो जांच में सबसे पहले क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल देखेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो दोनों संख्या क्या क्या है, पहले है 2 और दूसरी संख्या क्या है 23,460। गुणा करके देखिए कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 46,920, 46,920। ठीक है, अब दोनों एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करके देखते हैं क्या बराबर आ रहा है कि नहीं, एचसीएफ × एलसीएम। अच्छा ये गलती हो गया ना, ये दोनों संख्या जो है अलग अलग है, ये नहीं है, ये हम एचसीएफ एलसीएम ले लिए। दोनों संख्या जो है क्या क्या है, 510 है और 92 है। ठीक है, तो दोनों जो संख्या है 510 और 92, ये गुणा करने पे आ रहा है 46,920। अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं क्या बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग का जांच भी हो गया। ठीक है, और सही है। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब गलत है क्वेश्चन। तो इसको देख लेते हैं। एचसीएफ कितना है हम लोग का, एचसीएफ आया है 2, एलसीएम कितना है, एलसीएम आया 23,460। ये गुणा करने पे अभी हम लोग गुणा किए, ये भी कितना आ रहा था 46,000, गुणा करने पे कितना आ रहा था, गुणा करने पे आ रहा था 46,920। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम का गुणा और दोनों संख्याओं का आपस में गुणा, ये दोनों आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। मतलब 46,920 इसका संख्याओं का गुणनफल और 46,920 एचसीएफ × एलसीएम का गुणनफल, ये सब बराबर आ रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम सही है, क्योंकि इनका जो गुणनफल है वो आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अपना चेक भी हो गया और क्वेश्चन भी लग गया। अच्छा एक लास्ट इसमें क्वेश्चन है कि 336 और 54 का क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और जांच भी करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये होमवर्क के तौर पर समझिए। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए अभी तक हम लोग बस केवल क्या निकाल रहे थे, एचसीएफ निकाल रहे थे, एलसीएम निकाल रहे थे, उसमें कोई विधि नहीं बोला था। लेकिन इसमें बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा,
तो इसको समझ लेते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर बोल दे तो इसका मतलब है कि हम लोग को गुणनखंड करना है इन सब का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हल। पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15 और 21। 12, 15, 21 इनको पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। इसमें बोला है गुणनखंडन विधि द्वारा, तो विधि जो होती है कि गुणनखंड करके तीनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 12 ऐसे काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एक्का 3, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 15 को ऐसे ही लिख सकते हैं, 3 5 15, इसको 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। और 21 को लिख सकते हैं 3 7 21, 3 7 21, 7 एक्का 7, तो आ जाएगा 3 गुणे 7, ठीक है। तो तीसरे का जो क्या करना था कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या किए हैं, सबका गुणनखंड किए हैं। तो गुणनखंड करने पे जो अब देखेंगे तीनों में कॉमन क्या चीज़ है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि तीनों में जो सेम हो। तीनों में सेम क्या है, 3 जो है, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जो 3 है, 3 तीनों में बराबर है, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि जो तीनों में बराबर है पहले उसको लिखते हैं। तो जो तीनों में बराबर है 3 है, और जो मतलब जो तीनों में सेम हो उसको पहले लिखते हैं, फिर जो बच रहा है उसको भी लिखेंगे। तो ऊपर क्या बचा है, ये वाला 2 ठो 2 बचा है, तो 2 ठो 2 लिखेंगे, और यहाँ से 5 बचेगा, और फिर क्या बचेगा 7। और इन सब का हम लोग गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो 5 दूना 10, दूना 20, 23 60, छक्का 42, 420 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 420। तो एचसीएफ हो गया कि जो सब में सेम हो उसको लिखेंगे। एलसीएम का मतलब है कि जो सेम है उसको भी लिखेंगे, और जो सेम नहीं है उसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है, वो भी बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है किसी विधि से, गुणनखंडन विधि से। तो पहले हम लोग 17 लिख लेते हैं, 23 लिख लेते हैं, और 29, इनको पहले हम लोग गुणनखंड करें। देखिए ये सब ऐसी संख्या है जिनका गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, इसको 1 गुणे 23 लिख सकते हैं, इसको 1 गुणे 29। हाँ कर रहे हैं। कोई था नहीं ना, लाइट चाहिए क्या, बंद कर दो क्या लाइट से। नहीं लाइट चाहिए, इसलिए मॉर्निंग हुआ ना, इसलिए पूछ रहा था। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये क्या है, टैब है क्या है, टैब कैसा है, ये लिखेगा तो इधर होता क्या? ऐसे, हाँ हाँ हाँ, मतलब इस पे लिखेंगे तो इस पे दिखाई दे। रीडिंग इधर होता है। तो हम लोग 17 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, 23 को 1 गुणे 23 लिख सकते हैं, और 29 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 29। अब देखिए एचसीएफ हम लोग को चाहिए, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में देखिए अब कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 तो हर जगह कॉमन है ना, तो इसको 1 लिख लेंगे। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। और एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन है पहले उसको लिखो। तो 1 तीनों में कॉमन है तो उसको लिखेंगे, फिर जो बच रहा है, तो क्या बचा है, 17 बचा, 23 बचा, और 29 बचा। तो इन सब का गुणा कर लेंगे। गुणा करके बताइए कितना आ रहा है। तो ये गुणा करने पे आएगा आपका 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे और 29, ये आ रहा है आपका 11,339, 11,339, ठीक है। तो एचसीएफ पूछा था और एलसीएम पूछा था, तो एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड किसके लिए है, ये सेकेंड क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकेंड भी हो गया, और थर्ड देख रहे हैं। थर्ड क्या है कि 8 है, 9 है और 25 है, इनको सॉल्व करना है। अच्छा 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, वो आप लोग गुणनखंड करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा।
9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। हम लोग को पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है। अब इस तरह कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो 1 से तो मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो सेम वही चीज़ आएगी। तो तीनों में अब कॉमन क्या है, 1 है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो कॉमन है पहले उसको लिखें। तो कॉमन क्या है, तीनों में 1 कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये जो बचा है उसको लिखेंगे। फिर नीचे वाले में 3 गुणे 3 बचा है, फिर उसके नीचे वाले में 5 गुणे 5 बचा है। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे वो आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा गुणा करने पे, 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, 40 5 5 चौके 20, 200, 2 3 6 600, 36 18, 1800 आना चाहिए। ठीक है, अब लोग चेक कर लीजिएगा सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एक बार करके देखते हैं कितना आ रहा है, 2 3 बार है तो पहले 8 गुणे 9 गुणे 25, हाँ 1800 आ रहा है, सही है। तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम पूछे तो एचसीएफ का मतलब जो तीनों में कॉमन है उसको देखेंगे, एलसीएम का मतलब जो कॉमन है उसको भी लेंगे, जो नहीं कॉमन है उसको भी लेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए आगे अपना लास्ट टॉपिक है। देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ना था, स्टार्टिंग में हम लोग पता कर लिए थे। पहले क्या पढ़ना था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो हम लोग वो पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या पढ़ना था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ना था, तो वो भी हम लोग पढ़ लिए हैं। और तीसरा क्या था, तीसरा क्या था कि हम लोग को पढ़ना था कि जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है वो क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये पढ़ना था, वो भी हम लोग पढ़ लिए हैं। और चौथा जो लास्ट है वो अपना यही है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या ये क्या होती है, इसको भी पढ़ लेंगे। हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्या नहीं बस क्वेश्चन लगाना रह जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले इरेज करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग समझते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या के लिए पहला कंडीशन है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा इसमें है कि p भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए पूर्णांक का मतलब आप लोग को पता बताया गया है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और अगला कंडीशन है कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो q 0 के बराबर क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर q अगर 0 लेते हैं तो अगर किसी भी संख्या के मान लो ऊपर p है, नीचे q का मान 0 है, किसी भी संख्या के नीचे 0 है तो उसको भागा देने में कितना आता है, अनंत आता है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होता है, अनंत होता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए परिमेय संख्या जो होती है उसमें q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि p और q क्या होने चाहिए, p और q जो है सअभाज्य होने चाहिए, आपस में क्या होने चाहिए, सअभाज्य। सअभाज्य का मतलब होता है कि p और q का जो एचसीएफ होना चाहिए, एचसीएफ को कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। सअभाज्य होने का मतलब एचसीएफ 1 के बराबर, मतलब जो उनमें कॉमन चीज़ है वो केवल 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 2/4 आ गया, ठीक है, तो इसका सीधे एचसीएफ नहीं निकालेंगे, पहले इसको काट लीजिए, तो 2 1 का 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 1 और 2 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 2 को 1 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है संख्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अगर एचसीएफ 1 के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसका वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये हम लोग को ज़्यादा महत्वपूर्ण कब देगा, जब हम लोग सिद्ध करेंगे, किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे ना, तब ज़्यादा पता चलेगा। तो अभी बस जानते रहिए कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, सअभाज्य क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए। तो ये अपने परिमेय संख्या के बारे में सब कुछ है। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में कुछ नहीं है, इसमें सीधे बोल देंगे कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में
नहीं होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता जिसे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो इसमें आ जाती है जैसे रूट में 2 आता है, रूट में 3, रूट मतलब करड़ी, करड़ी में जैसे 5 आ जाएगा, ये सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अच्छा देखिए, परिमेय संख्या मान लीजिए आपके कहीं पे 1 लिखा है या फिर 2 लिखा है, तो ये भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ें जो पी बाई क्यू के रूप का फॉर्म हो, और ये भी एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। जिससे कहीं पे 3 लिखा है, तो ये भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन कहीं पे रूट में 2 लिखा है, तो कुछ लोग को डाउट हो सकता है कि रूट में 2 को, मतलब करड़ी में 2 को नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये भी तो पी बाई क्यू का फॉर्म बन गया, तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये पी बाई क्यू का फॉर्म तो बन गया, लेकिन क्या ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। जो रूट में 2 है ये पूर्णांक नहीं है, नीचे तो पूर्णांक है, ठीक है, बट हम लोग क्या पढ़ेंगे, दोनों पूर्णांक होना चाहिए, ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आप लोग डाउट मत होइएगा कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग के चैप्टर में बस यही तक था, 4 टॉपिक पढ़ना था, चारों टॉपिक खत्म हो गया। और हम लोग